शुरुआत की जाती है। देखो, आज हमें दो मेजर टॉपिक से रिलेट करना है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही हम जैसों के लिए हैं, है ना। कुछ आप जैसों के लिए है, कुछ हम जैसों के लिए हैं। लाइक पॉवर्टी, जो हम दोनों जैसों के लिए हैं, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी अभी काइंड ऑफ सबके लिए है। जितना भी हमारे पास यूथ पढ़ रहा है, आगे जाएगा, पढ़ेगा, और जब तक उन्हें परफेक्टली जॉब नहीं मिल जाता जैसा कि वो चाहते हैं, जो कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई करे, दे आर टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड। ओके। सो गरीबी की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉवर्टी, देन हमें रीड करना है एम्प्लॉयमेंट। ओके। सो फर्स्ट वन इज पॉवर्टी। व्हाट डू मीन बाय पॉवर्टी? क्या होता है गरीबी? चलो एक छोटी सी कहानी समझते हैं, उसके हिसाब से बात करेंगे हम। मान के चलते हैं, एक श्याम नाम का बंदा है और एक राम नाम का बंदा है। बंदा मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो। एक राम जो है वो हमारे पास बहुत ही हाईली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के पास ट्यूशन पढ़ने जाता है। जबकि जो श्याम नाम का बंदा है वो हमारे पास झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, और वो ट्यूशन व्यूशन तो छोड़ो, वो स्कूल भी नहीं जाता है। जस्ट बिकॉज कि उसके पेरेंट्स की इतनी आमदनी ही नहीं है कि वो उसको भेज सकें। इतनी आमदनी नहीं है कि वो उनको खाना पीना खिला सकें। इसके जस्ट कंपैरिजन में जो राम है वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने जाता है, वो बहुत अच्छा खाना खाता है, उसको दिन की पॉकेट मनी मिलती है नियर अबाउट 500 रुपीज, और शाम को पूरे दिन में काम करके घर वालों को देने पड़ते हैं 100-150 रुपए। तो यहाँ से एक बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है कि राम जो है बहुत ज्यादा एक अबव पॉवर्टी लाइन बंदा है, एक बहुत ज्यादा अमीर टाइप बंदा है, और इसके जस्ट कंपैरिजन में जो श्याम है वो हमारे पास गरीब बंदा है। गरीब जो पूरे दिन में जाकर अपने पेट को पालने लायक भी नहीं कमा पा रहा, पूरे दिन में जाकर वो किताबें नहीं पढ़ पा रहा, पूरे दिन में उस पर्सन को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये भी भरोसा नहीं होता कि कल उसके पास जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है जहां से आप समझ सकते हो कि पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। तो यहाँ पर हमें तीन चार चीजें समझ में आई शाम के रिगार्डिंग। पहली, कि वो पर्सन जो गरीब है और अपनी नेसेसरी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा। नेसेसरी कंडीशंस लाइक रोटी कपड़ा और मकान, इनको भी फुलफिल ना कर पाए, वो पर्सन कहलाता है गरीब। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर ये समझ में आएगी कि वो पर्सन जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, वो पर्सन जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, और उसके पास जो वेजेस हैं वो मिनिमम वेजेस से कम है, वो भी क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन समझ में आई कि गरीब है कौन। अब वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो 1990s में फर्स्ट टाइम वो पॉवर्टी के रिलेटेड एक इंडेक्स लॉन्च करते हैं जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके। वहां पर उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला कि अ पर्सन हुज इनकम इज $1 फॉर अ डे इज टर्म्ड एज पुअर। जिसकी इनकम $1 होगी और उससे भी कम होगी पर डे इज नोन एज पुअर। ये एक क्राइटेरिया था जो कि पुअरेस्ट कंट्री के हिसाब से था। ये चीज याद रहेगी। इस चीज को रिवाइज किया गया अक्टूबर 2015 में, जहां पर बोला गया कि एक पर्सन गरीब है जब तक उसकी इनकम $1.90 से कम है फॉर अ डे। यह है वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया। वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया के ऊपर नजर गड़ाए हुए बैठा है। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे पास मेनली एशिया वाली कंट्रीज के ऊपर नजर गड़ा के रखता है। तो उनके हिसाब से $1.51 पर डे जो बंदा कमा रहा है, वो पर्सन गरीब है। उससे ज्यादा कमाएगा तो अबव पॉवर्टी लाइन। ये वर्ल्ड का क्राइटेरिया है। वर्ल्ड के क्राइटेरिया में हमारे पास जो पॉवर्टी लाइन है उन्होंने इनकम के बेसिस पे बनाए हैं। लेकिन इंडिया का ये क्राइटेरिया नहीं है पॉवर्टी के लाइन में। इंडिया का क्राइटेरिया दूसरा है। इंडिया की क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है, कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि लाइक सबसे पहले आपको पता है कि पॉवर्टी की अगर बात की जाती है तो पॉवर्टी लाइन निकालने के लिए सबसे पहला श्रेय जाता है हमारे पास दादा भाई नौरोजी को। अगेन सेम बुक, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, जहां पर उन्होंने 18 रुपए से 36 रुपए तक
बोला था कि इतने के बीच में जो पर्सन है वो थोड़ा नॉर्मल लाइफ जी रहा है, 18 से कम है तो हमारे पास पुअर है उस टाइम पे। ठीक है। इसके जस्ट बाद हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो 20 से 25 रुपए पर ईयर कमाने वाला बंदा। अब समझना, उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी ने 1867 में 18 से 36 रुपए बोला। और हमारे पास प्लानिंग कमीशन ने 1862 में, सॉरी 1962 में 20 से 22 रुपए बोला, 20 से 25 रुपए बोला। तो 200 साल का, 150 साल का अंतराल, बट स्टिल पैसे उतने ही। तो 20 से 25 रुपए जो कमा रहा है हमारे पास साल भर के, वो अबव पॉवर्टी लाइन आता है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट वेरियस कमिटीज बैठी जिन्होंने बोला, लाइक आपको पता होगा लखनवाड़ा कमेटी, जहां पर उन्होंने बोला कि हमारे पास 2200 500 कैलोरीज, 2250 कैलोरीज जो पर्सन इनटेक करता है वो पुअर नहीं होता। उसके बाद उसी कमेटी की आखिरी मतलब आगे बढ़ाया वाई के खल वेट, उसी कमेटी को हमारे पास आगे बढ़ाने वाले थे वाई के अघा कमेटी, जिन्होंने अगेन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन किया रूरल एंड अर्बन के बीच में। रूरल में बोला कि 2400 कैलोरीज जो इनटेक करता है दे आर टर्म्ड एज पुअर। और इसके जस्ट कंपैरिजन में अर्बन में बोला गया 2100 कैलोरीज जो इनटेक करता है ही इज टर्म्ड एज पुअर। इसके बाद अगेन एक कमेटी बैठती है जिसका नाम है हमारे पास सुरेश तेंदुलकर कमेटी, 2009 में बैठती है। इसके हिसाब से पूरे देश का 21.9% पीपल्स आर स्टिल पुअर। तो ये कुछ आंकड़े हैं हमारे पास। और लास्ट जो कमेटी हमारे पास बैठी है डेट इज रंगराजन कमेटी। ऑल्दो रंगराजन कमेटी को टोटली उसकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मानी गई, और इवन उनके डेटा को भी रीचेक करने के लिए बोला गया। क्यों? अब समझो, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बैठती है 2 साल पहले, 2009 में अपनी रिपोर्ट देती है। उसमें पुअर की कंडीशंस थी कि 21.9%, 21.09% पुअर्स हैं। और जबकि हमारे पास रंगराजन कमेटी के हिसाब से जो वो मेथोडोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसके हिसाब से 29.6% जो पीपल्स हैं वो पुअर हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के आंकड़े बदल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने सुरेश तेंदुलकर कमेटी की मेथोडोलॉजी को अगेन एंड अगेन यूज किया। ओके। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो था हमारे पास कि क्या है क्या नहीं है। कुछ चैप्टर्स रेफर करने हैं आपको मेनली। बुक्स आप देख लीजिए। फर्स्ट वन इज द क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी अगेन चैप्टर नंबर 3, क्लास नाइन्थ एंड टेंथ एनसीईआरटी ओल्ड वाली चैप्टर नंबर 2, एंड क्लास टेंथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 and 2, 11th चैप्टर 1, एंड क्लास 11th अगेन चैप्टर नंबर 7। कुछ स्टोरीज भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। इकोनॉमी की भी है, सोशोलॉजी की भी है, वहां पर ये कुछ स्टोरीज हैं, ये भी आपको पढ़ना है अगर आप फर्दर रेफरेंस के लिए जाना चाहते हैं। अनटिल और अनलेस ये इनफ है, बहुत है, आपको इतना इनफ होगा। ओके। सो नाउ, जैसे मैंने आपको भी बताया, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, गरीबी है क्या। तो ये आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो आप देख सकते हैं पीडीएफ में कि क्या क्या है। याद रखिएगा, पॉवर्टी की जब भी हम बात कर रहे हैं, पॉवर्टी में जो पहली कंडीशन है कि एक पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेस, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेट आर एसेंशियल फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नोन एज पॉवर्टी। ओके। सेकंड, इसमें ही अगर हम देखना चाहें तो इतना कम पेमेंट मिलना, मतलब इतना कम इनकम जनरेट करना, पेमेंट मिलना जिससे कि पर्सन अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई ना कर सके, दैट इज नोन एज पॉवर्टी। वो है गरीबी हमारे पास। ओके। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखिए, अमर्त्य सेन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपने पढ़ा हुआ है इनके बारे में। ये नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन्होंने अभी भी जीता है। किस काम के लिए इन्होंने जीता है? इनका जो मेन वर्क था डेट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी में ये एक बात बोलते हैं कि भैया गरीबों के हाथ में पैसा दो, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। याद रखना दोबारा, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी में बात करी कि अगर आप गरीबों के हाथ में पैसा दोगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे। एक मिडिल इनकम पर्सन क्या करता है, पैसा उसे मिला तो वो कंज्यूम करता रहता है, कंजप्शन करता रहता है। लेकिन अगर गरीबों को पैसा मिलता है, अपने हिस्से का कंज्यूम करते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अमर्त्य सेन बोलते हैं कि आप गरीबों के हाथ में पैसा दीजिए, वो अपने आप पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल कर आएंगे। यही रीजन है कि उन्होंने पर कैपिटा इनकम के ऊपर एम्फोसाइज किया, कि आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया।
आप पैसा दो, इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी लाइन से ऑटोमेटिकली वो पर्सन ऊपर आता चला जाएगा। इट इज टोल्ड बाय द अमर्त्य सेन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट वो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी वही चीज है वर्ल्ड लेवल पे, कि जो पर्सन अपनी मेनली इनकम से बेसिक गुड्स और सर्विसेज भी नहीं लेके लेके जा सकता, जो कि बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल विद डिग्निटी। विद डिग्निटी का क्यों मतलब है? अब ये नहीं कि भैया एक गरीब वो एक भिखारी आया, वो मतलब 500 रुपये से ज्यादा कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है, वो स्टिल गरीब की कैटेगरी में आएगा। या फिर कोई ऐसी चीज पर्सन्स होते हैं जो 2 नंबर के पैसे से कमाते हैं, तो वो स्टिल यहाँ पर डिग्निटी से नहीं कमा रहे हैं, इस वजह से वो गरीबों की ही श्रेणी में आए जाते हैं। अब 2 नंबर ये मत सोचना माफिया उफिया, वो तो पता नहीं कहाँ ही लेवल पे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं पुअर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, बैगर। सेकंड हमारे पास होता है जो मैनुअल स्क्रिवेंजर्स होते हैं हमारे पास, वो इसमें आप एग्जांपल्स में डाल सकते हैं। तो वो पर्सन जो पैसा इतनी इनकम नहीं है जो कि वो अपने बेसिक नीड्स को डिग्निटी के हिसाब से फेस कर सके, दैट इज नोन एज पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। मेनली आपको सिर्फ यही वाली डेफिनेशन याद रखनी है, अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट याद रखना है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पर जरूरी नहीं है, जस्ट बिकॉज वर्ल्ड बैंक के डेटा यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज हमारे पास कैटेगराइजेशन ऑफ पुअर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किस हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं पुअर को। ओके, सो फर्स्ट वन इज द लाइक कैटेगराइज कर रहे हैं हम। सो कैटेगराइज करने के लिए जो फर्स्ट पर्सन वो फर्स्ट चीज आती है वो होता है हमारे पास जनरेशनल, या फिर क्रोनोलॉजिकल आप बोल सकते हो। अब देखो, कुछ फैमिलीज होती हैं, आपने सुना होगा विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाती हैं। बाप गरीब, दादा गरीब, बच्चा गरीब, परदादा गरीब, खानदानी गरीब, 7 पीढ़ियां। आपने सुना होगा ना वो हिंदी मीडियम का एक स्टेटमेंट है, हम तो खानदानी गरीब हैं। ऐसा नहीं कि हमारे दादा ने अमीरी देखी थी फिर हम जाकर गरीब हुए फिर अमीर हुए, हम ऐसा नहीं है, हम खानदानी गरीब हैं। ये जो खानदानी गरीब वाली कहानी आती है, दैट इज जनरेशनल और क्रॉनिक पुअर। मेन चीज आपको इसमें क्या याद रखनी है, यहां पर जनरेशन में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को हैंड ओवर की जाती है, हैंड ओवर की जाती है पॉवर्टी, विरासत में दी जाती है पॉवर्टी। ओके, याद रखिएगा जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास हैंड ओवर की जा रही है पॉवर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास यही जो फैमिलीज हैं, इन्हीं फैमिलीज को जाना जाता है ऑल्सो नोन एज बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये कोशिश भी नहीं कर रहे हैं ना ऊपर बढ़ने की। आप इनको इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, ये कंजप्शन में लगा दे रहे हैं। आपने इन्हें 1 लाख रुपए दिया कि भैया कोई काम धंधा खोल लो, इन्होंने 1 लाख रुपए को 1 साल तक रख के रखा, उसमें ऑलरेडी डिवैल्यू हो गया उसका मनी। डिवैल्यू होने के साथ साथ उसी पैसे में से घर का खर्चा निकालने लग गए, लाइफस्टाइल थोड़ी बेटर करी, बट इनकम का सोर्स नहीं है। दैट सिंपली मीन्स अगेन उनको वहीं आ जाना है जहां थे वो। तो ये जो पर्सन होते हैं इनको कहा जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके एग्जांपल्स अगर आपको देने हो तो आप क्या दे सकते हो? कैजुअल लेबर्स, या फिर लैंडलेस पीजेंट्स और फार्मर्स। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स रहेंगे। आप देखिए ना, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखी होंगे विद रिलेट टू राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बंधुआ मजदूरों की बात की जाती है। बच्चा पैदा नहीं हुआ है पर उसकी वैल्यू लग चुकी है और वो बिक चुका है, पूरी जिंदगी उसको मजदूर और बंधुआ मजदूर बन के रहना पड़ेगा। यही नहीं, आपने पहले देखा होगा, हम स्लेवरी की बात करते हैं, स्लेवरी इज द सेम काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, जहां पर हमारे पास जनरेशनल और क्रॉनिक पुअर वाली कंडीशंस देखने को मिलती है। दिस इज द वन कंडीशन। ओके, जनरेशनल एंड क्रॉनिक इज द फर्स्ट काइंड ऑफ द पॉवर्टी। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो डेट इज नोन एज चनिंग, CHURNING, चर्निंग। चर्निंग पुअर क्या होते हैं? ये पुअर दो कंडीशंस में रिलाई करते हैं। कभी कंडीशंस ऐसी आती हैं कि ये पॉवर्टी लाइन के अबव आ जाते हैं,
मतलब एक पॉवर्टी लाइन की है जो है अबव पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। जैसे सीजनल फार्मर्स, सीजनल वर्कर्स। क्या होता है, सीजनल वर्कर्स को जब बुआई होनी हो, कटाई होनी हो, उनके पास काम होता है, उनके पास पैसे होते हैं। लेकिन जब गेहूं उग चुकी है, रूरल इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर उसके बाद उनके पास कुछ काम नहीं है। वो कब तक काम नहीं है, जब तक अगली बार फसल की कटाई बुआई नहीं होगी। तो दीज आर नोन एज सीजनल वर्कर्स। अब ये चर्निंग के अंदर आते हैं, जब इनको काम मिलेगा ये अबव पॉवर्टी लाइन पहुंच जाएंगे, जब इनको काम नहीं मिलेगा ये बिलो पॉवर्टी लाइन पहुंच जाएंगे। तो इन वालों को बोलते हैं सिचुएशनल और ओकेजनली पुअर। याद रहेगा, चर्निंग के अंदर एक और ब्रांच है दैट इज सिचुएशनल और ओकेजनल। ओ डबल सी एस आई का, ठीक है, ओकेजनल पुअर, सिचुएशनल एंड ओकेजनल पुअर। जो कभी जो सिचुएशन बनती है उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है। आज के टाइम पे इन्हें फ्रीलांसर भी बोला जाता है, लेकिन वो पुअर नहीं होते हैं, वो अपनी विल के ऊपर वर्क करते हैं। उनको नाउ अ डेज दैट इज नोन एज गिग इकोनॉमी। ओके, मतलब जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करे, जितना काम करे उतना पेमेंट लेकर किनारे हो जाए, जिनके ऊपर कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं डालना पड़ता कंपनी को, कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। तभी एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली कि गिग इकोनॉमी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो रही है, तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स लिख दीजिए। रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था। ये चीज़ याद रहेगा आपको, सीजनल एंड ओकेजनल पुअर क्या होते हैं, जो कि सिर्फ कुछ ही सीजन्स में जिनके पास काम होता है, या फिर कुछ ही सर्कमस्टांसेस है जहां पर उनको काम होता है। जैसे बैंड बाजा बाराती वाले हिसाब है। बैंड बाजे वाले क्या होते हैं, आप देखिए मार्च टाइम, फेब्रवरी आ गया है, फेब्रवरी चल रहा है, फेब्रवरी टाइम पे, मार्च टाइम पे इनके पास बहुत सारी डिमांड्स रहती है। इवन इनके रेट्स भी इतने ज्यादा हाइक होते हैं। फिर अगेन अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगेन इनके रेट्स हाइक होते हैं। लेकिन जो बीच का समय है, कोई काम ही नहीं होता है इनके पास। तो दैट पर्सन इन दैट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज ओकेजनल और सिचुएशनल पुअर। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांजिस्ट पुअर। अगेन चैनिंग में ही आता है, ट्रांजिस्ट पुअर। अब ट्रांजिस्ट पुअर वो पर्संस कहलाते हैं जो पुअर नहीं थे, बट एक सिचुएशन आई ऐसी कि वो पुअर बन गए। चलो आपको एग्जांपल देता हूँ इसका बेस्ट। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है। फ्यूचर्स में होता है कि हम बोलते हैं कि ये शायद भाव यहाँ जाएगा, हम वहां का बेट लगा लेते हैं। अब वो भाव अगर वहां नहीं गया, यू आर हैविंग लॉस। वो वहां पर पहुंच गया, उससे वो बहुत ऊपर पहुंच गया, तो यू आर हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कॉमन बात है, ये हमारे को सबको पता है। अब यही चीज अगर हम यहाँ पर बात करें, एक पर्सन ने बैट खेली कि शायद एसबीआई का प्राइस इस महीने 800 तक चला जाएगा, और उसने इस बैट में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी। अगर 800 तक जाएगा तो उसको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा, बट नहीं जाएगा तो उसको एक ह्यूज अमाउंट का लॉस होगा, साथ में उसको वो लॉस बियर करना पड़ेगा आने वाले 6-7 साल तक। तो ये जो कंडीशन हो गई, इट्स अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग, इट्स अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग। और ये कुछ ये मान के चलिए, जो ड्रिंकर्स होते हैं, रेगुलर ड्रिंकर्स होते हैं, तो वो भी हमारे पास कहीं ना कहीं इसी कंडीशंस में बढ़ जाते हैं। तो चनिंग प्रॉपर्टी पॉवर्टी के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्ट पुअर आते हैं, यही फंसते हैं विस्कस साइकिल में, विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में। तो याद रहेगा, ट्रांजिस्ट पुअर कौन है, जो सिचुएशन के हिसाब से पुअर हुआ है। तो सिचुएशन में गैम्बलिंग आ सकता है, स्टॉक मार्केट के अंदर बैटिंग आ सकता है, और इवन गैमलिंग के ही पार्ट्स हो जाएंगे हमारे पास सारे। तो आई थिंक ये दो चीज आपको समझ में आई, व्हाट इज जनरेशनल और क्रोनिक पुअर, और सेकंड इज चर्निंग पुअर। चर्निंग में दो टाइप के हैं हमारे पास, सिचुएशनल एंड सिचुएशनल और ओकेजनल, एंड सेकंड इज ट्रांजिस्ट पुअर। तो ये गरीबी के कुछ टाइप्स हैं। इसके बाद दो टाइप, तीन टाइप और आते हैं, बट वो टाइप में मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, जस्ट बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। एक होता है नेवर पुअर, ठीक है। इसके बाद यस याद रखिएगा, सिर्फ समझाने के लिए है आपके पास। इसके बाद एक और चीज आती है, डेट इज नेवर पुअर। नाम से क्लियर है, कभी गरीब बना ही नहीं है, मतलब हमेशा ये अबव पॉवर्टी लाइन ही चला है।
इसमें हमारे पास जितने भी पर्सन क्वांटिनरी सेक्टर में, कोऑर्डिनरी सेक्टर में वर्क करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो इसमें हमारे पास इंक्लूड होते हैं। और ये पर्सन्स हमेशा अबव पॉवर्टी लाइन रहे हैं, ना इनकी पीढ़ियां कभी बिलो पॉवर्टी लाइन आई है, और ना इनके आने वाले आसार जिंदगी में आसार हैं। तो डेटा दीज आर नोन एज नेवर पुअर। इसके बाद कहला जा एक नया टॉपिक आता है रूरल पुअर। फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल पुअर में रूरल की डेफिनेशन देख लीजिएगा। वो एरिया जो कि नॉन मेट्रो है, जहां पर पूरे पर्सन कुल मिलाकर भी 50,000 नहीं है, दैट इज नोन एज रूरल। अब वो रूरल एरिया में कॉमन बात है, जब पॉपुलेशन कम है तो गवर्नमेंट का ध्यान कम है। गवर्नमेंट का अगर ध्यान नहीं है तो वो जो एरिया है वो उतना डेवलप नहीं है। अब पर्सन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा भाड़ा देना पड़ रहा है। ज्यादा भाड़ा देना पड़ रहा है, डेट सिंपली मीन्स उनकी जेब से ज्यादा निकल रहा है, कमाई उतनी नहीं है। तो बेसिक एमिनिटीज में ही जब पर्सन ज्यादा खर्च कर देता है और उसके पास लिविंग कंडीशन में रहने के लिए लायक भी पैसे नहीं बचते, दैट इज नोन एज रूरल पुअर। अगेन फार्मर्स इसमें आते हैं, विलेजर्स इसमें आते हैं। तभी आपने देखा है ना, विलेजर्स बाइक की जगह साइकिल्स प्रेफर करते हैं। और हम बोलते हैं कि देखो भैया कितने अच्छे लोग हैं, अभी भी ग्राउंड डाउन टू अर्थ हैं, कि अभी भी फिजिकल फिटनेस अपने ऊपर ध्यान देते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि उनका इनकम उतना नहीं है जितना उनका एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो वो एक्सपेंडिचर को कर्टेल करने के लिए फिजिकली मूव करते हैं। अब देखो फिजिकली मूव कर रहे हैं, उनका ज्यादा टाइम लग रहा है, उनके टाइम की वैल्यू नहीं है इस वजह से। तो याद रखिएगा, वो एरिया जहां जिसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन 50,000 से कम है, नॉन मेट्रो एरिया, जहां पर बेसिक एमिनिटीज गवर्नमेंट इतनी ज्यादा एसेंशियली प्रोवाइड नहीं कर रही है, पर्सन को खुद से बियर करना पड़ रहा है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज टाइप ऑफ थिंग्स। उसके बाद वो पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, दैट इज नोन एज रूरल पुअर। यही सेम कंडीशन हमारे पास यहां पर बनती है, दैट इज नोन एज अर्बन पुअर्स। अब अर्बन पुअर में क्या है, समझो, अब यहाँ की कंडीशन को समझना। 50,000 से ज्यादा बंदे हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, कम्युनिकेशन ईजी है, बट यहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। यहां पर खाना पीना आसान है, दिल्ली में चले जाओ आप, 30-40 रुपए में भरपेट खा सकते हो आप, लेकिन वहां रूम लेके दिखा दो, 10,000 में भी आपको एक छोटा सा कमरा नहीं मिलता। वो राजेंद्र नगर जाके देख लो, खिड़की के अलग से पैसे ले लेते हैं कि आपके आपका जो बेड है वो खिड़की के पास लगा हुआ है, इसलिए 300 रुपये फ्रेश एयर के। तो देखो ना, ये कंडीशंस है। तो अर्बन पुअर क्या होता है, इनके पास एमिनिटीज हैं, लेकिन इनके पास हाउसिंग सोसाइटीज में रहने के लिए रेंट पे करने के लिए पैसा नहीं। तो वो है अर्बन पुअर। याद रहेगा, कोई इशू तो नहीं है। ये मेट्रो एरियाज में रहते हैं, 50,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, गवर्नमेंट का ध्यान भी इनके ऊपर है, बट इनकी इतनी इनकम नहीं है कि एक हाउस अफोर्ड कर सके, रेंटल हाउस अफोर्ड कर सके। डेट आर नोन एज अर्बन पुअर। खाना पीना आसान होता है वहां पर, रहना मुश्किल होता है। ओके, सो ये चीज समझ में आई आपको, 5 टाइप्स समझ में आए इसके। फर्स्ट वन इज जनरेशनल पुअर, सेकंड इज चर्निंग पुअर, चर्निंग के बाद नेवर पुअर, देन रूरल पुअर एंड अर्बन पुअर। गॉट इट, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं, बताई हैं, सब कुछ यहाँ लिखी हुई है। जनरेशनल और क्रॉनिक पुअर, चर्निंग पुअर, नेवर पुअर, रूरल पुअर एंड अर्बन पुअर। इसके बाद हमारे पास बात आती है पोवर्टी की। पोवर्टी दो टाइप की होती है, अगेन ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ पोवर्टी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइप्स में दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ठीक है। चलो पहले रिलेटिव देख लेते हैं, जबकि पूरी दुनिया में एब्सोल्यूट पहले पढ़ाया जाता है। सिर्फ रिलेटिव का इसलिए क्योंकि रिलेटिव में पर कैपिटा इनकम, पीपीसी, पर कैपिटा इनकम देखा जाता है, और पर कैपिटा इनकम को कंपेयर किया जाता है, पर कैपिटा इनकम को कंपेयर किया जाता है बाकी कंट्रीज के साथ, कि एक देश में अगर हम इतने पैसे में इतनी चीजें खरीद सकते हैं, तो इस देश में इतने पैसे में क्या चीज खरीदी जा सकती है।
और कितने लोग अबव है, कितने लोग बिलो है पॉवर्टी लाइन के, दैट इज नोन एज रिलेटिव पॉवर्टी। मतलब जस्ट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। लाइक यू नो, द मोस्ट poor state in India is Bihar, and its head count of poverty is 51.96%. While in comparison with Bihar, there is another state, that is Kerala, having poverty just like 0.71%. कंपेयर करो ना हेड काउंट के हिसाब से। एक राज्य में 52% गरीब हैं, एक राज्य में 0.7% भी नहीं है। सो कंपैरिजन देख रहे हो, ये विद इन अ स्टेट है। अब दुनिया में भी ऐसे ही होता है, इंडिया का गरीब पाकिस्तान के गरीब से कितना गरीब है, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। होता है ना, लाइक मैं गरीब तुम गरीब, लेकिन तुम कितने ज्यादा गरीब हो या फिर मैं कितना ज्यादा गरीब, इज नोन एज रिलेटिव काइंड ऑफ पॉवर्टी, जहां पे कंपैरिजन होता है। नाउ वी आर मूविंग टू एब्सोल्यूट काइंड ऑफ पॉवर्टी। मतलब जो सच में गरीब है, ये गरीब हैं क्या। यहां पर जो एब्सोल्यूट की बात होती है, जिनकी बेसिक इनकम इतनी ज्यादा कम होती है कि वो नेसेसरी थिंग्स भी लाइफ में नहीं अचीव कर पाते। देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली वाले पर्सन से आप बात करके देखिएगा, उनकी लाइफ में कोई ड्रीम नहीं है। उनकी लाइफ का एक ही लौता ड्रीम है, लाइक कि उनका खुद का घर हो और उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन प्राप्त कर सकें। एक मिडिल क्लास पर्सन का इससे ज्यादा ऊपर ड्रीम होता ही नहीं है। समझ रहे हो। उन्होंने देखा इस चीज को कि उनके पास बेटर एजुकेशन नहीं थी, इस वजह से वो विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए थे। बेटर जॉब नहीं मिली, बेटर एजुकेशन नहीं थी। बेटर पे नहीं है क्योंकि बेटर जॉब नहीं है, क्योंकि बेटर एजुकेशन नहीं थी। इस वजह से उनकी बेटर शादी नहीं हो पाई। इस वजह से उसी की विस्कस साइकिल में हो गए। बच्चे होने के बाद बेटर जॉब तो है, अब जॉब तो थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट हुआ है, बट पैसे उतने नहीं हैं, तो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाए। अगेन वो समझ रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ विस्कस साइकिल, एक ही जगह पर वो घूम रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास अ काइंड ऑफ एब्सोल्यूट, जहां पर हम बात करते हैं कि इतनी कम इनकम कि वो अपने नेसेसरी बेसिक थिंग्स को भी सरवाइव ना कर पाए, इज नोन एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके। नाउ जैसे जैसे मैंने भी आपको बताया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में दो आंकड़े आप याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक के। फर्स्ट वन इज 1990। 1990 में क्या बोला, $1 अ डे। जो बंदा $1 अ डे कम से कम कमा रहा है, दैट इज नोन एज पुअर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ओके। इस चीज को रिवाइज किया गया है अक्टूबर 2015 में, जहां पर $1.90 पर डे पर्सन कमा रहा है, देन स्टिल दे आर पुअर, तो वो अभी भी गरीब है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको समझ में आया। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या है, जहां पर एक पर्सन बेसिक फूड शेल्टर क्लोथिंग भी नहीं ले पा रहा है, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट पुअर। रिलेटिव पुअर इज जस्ट कंपैरिजन। अब यहां देखो, अमेरिका में हमारे पास वो पर्सन पुअर कहलाता है जिनके पास, अमेरिका में वो पर्सन पुअर कहलाता है जिनके पास कार नहीं है, जो बेकार है। और इंडिया में सारे ही बेकार हैं। इंडिया में थोड़ा सा और क्राइटेरिया अपलिफ्ट कर जाता है। क्या चीज, जो पर्सन अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज का इंटेक कर रहा है, वो पुअर नहीं है। समझ रहे हो। तो इट्स अ डिफरेंट थिंग्स, अगर कंपेयर किया जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो अगेन, रिलेटिव इज कंपैरिजन एंड एब्सोल्यूट मींस व्हाट द बेसिक कंडीशंस। ओके। सो नाउ थर्ड इज पॉवर्टी लाइन। जो मैंने अभी आपको बात बताई है, वो सारी यहाँ लिखी हुई हैं। लाइक एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहाँ पे फूड शेल्टर हाउसिंग को भी अफोर्ड नहीं कर पाता, फर्स्ट टाइम 1990s में इंट्रोड्यूस हुआ था $1 अ डे के हिसाब से। फिर अक्टूबर 2015 में रिवाइज हुआ है $1.90 अ डे। फिर मैंने रिलेटिव बताया आपको, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं पर कैपिटा इनकम का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ। गॉट इट। नाउ पॉवर्टी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पॉवर्टी लाइन, ये रही पॉवर्टी लाइन। ठीक है।
तो यहां पर मान के चलिए कि ये हमारे पास क्या है, पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन एक आइडियोलॉजिकल लाइन है। हमने इसे माना है कि एक पॉवर्टी लाइन है, जिसके नीचे हमारे पास जो भी पर्सन रिलाय करते हैं वो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग लेने के लायक नहीं होते। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग लेने के लायक भी नहीं है, जिनकी हमारे पास इनकम, जिनकी इनकम या तो इक्वल है उनके एक्सपेंडिचर से, या फिर उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से। समझ रहे हो? तो ये जब कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो पर्सन कहाँ आ रहे हैं, बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लाइन में। अगेन याद रखिएगा, ये जो है इट्स अ आइडियोलॉजिकल लाइन हमारे यहाँ। अब देखना, समझो, हम बात करते हैं अगर पैसे के हिसाब से, तो जस्ट रिसेंट टाइम पे जो हमारे पास सुरेश तेंदुलकर कमेटी आया है, तो उन्होंने तो फिर भी हमारे पास 570 अप्रॉक्स अर्बन एरियाज के लिए बोला, और 430 समथिंग अप्रॉक्स, 470 समथिंग अप्रॉक्स, ये दैट इज 30, दैट इज 70, ये रूरल एरियाज के लिए बोला, ये अर्बन एरियाज के लिए बोला। ये बोला पैसे के टर्म्स में बात की गई। इट्स अ काइंड ऑफ पर मंथ। अगर 770 रुपए के लगभग कमा रहे हो आप रूरल एरियाज में पर मंथ, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो। सोच सकते हो? सोच के देखिए आप। बहुत बेसिक चीज है। लेकिन हमारे पास, जैसे मैंने बताया आपको, वाई के आगा कमेटी ने जैसे पहले रिजेंबल किया था कि 2100 फॉर द अर्बन एरियाज एंड 2400 फॉर द रूरल एरियाज, इट इज बेस्ड ऑन कैलोरीज। ये पॉवर्टी लाइन हमारे पास बनाई गई थी। अब जो पर्सन इससे ज्यादा इनटेक कर रहा है, दैट इज अबव पॉवर्टी लाइन। जो पर्सन इससे ज्यादा कम इनटेक कर रहा है, दैट इज इन बिलो पॉवर्टी लाइन। अगेन अबव एंड अगेन बिलो, सेम चीज, अगेन अबव एंड अगेन बिलो। जो पर्सन 20 रुपए से ऊपर कमा रहा है यहाँ पे अर्बन एरियाज में, दे आर टर्म्ड एज अबव पॉवर्टी लाइन। वो गरीब नहीं है, किसकी, सरकार की निगाहों में। ये चीज समझ में आई आपको? पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अब पॉवर्टी लाइन में एक चीज आती है, जैसे दैट इज नोन एज हेड काउंट। हेड काउंट, अब हेड काउंट को भी समझिएगा। अब हेड काउंट में क्या है कि आप, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर होने के बाद सिर्फ आपने टोटल पॉपुलेशन को देख लिया, टोटल पॉपुलेशन को कितनी है, इसमें से आपने देख लिया कि रूरल, सॉरी, ये हमारे पास जो बीपीएल वाली फैमिलीज हैं, इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन अपॉन टोटल into 100 is known as poverty head count। ये चीज याद रहेगा। अब ये चीज समझ में आई आपको कि कितने गरीब आप देख पा रहे हो, कितने गरीबों को आप चिन्हित कर पा रहे हो ओवर टोटल पॉपुलेशन, इज नोन एज पॉवर्टी हेड काउंट। यही है जब हमारे पास सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने 2019 में, तो सॉरी 2009 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, तो उन्होंने बताया 21.09% is poor। 29.009%, सॉरी 21.09% is poor। याद रखियोगे। अभी ये चीज आपको आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ 2009 की, जिसमें हम तेंदुलकर कमेटी की बात करते हैं। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ये बोलते हैं कि 21.09% इज पुअर। इसके बाद हम बात करते हैं रंगराजन की, RNG, रंगराजन कमेटी की बात करते हैं, जिसने रिपोर्ट 2014 में, इनके हिसाब से कितने गरीबी हो गई, 29 पॉइंट, आई थिंक 29.57%। ओके, अब देखो यहाँ पर 21 है, यहाँ पर इतनी है, तो कितनी ज्यादा पॉवर्टी इंक्रीज कर गई विद इन अ 4 ईयर। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसके डेटा को डिक्लाइन कर दिया। समझ रहे हो? और इसी को मान के चलते हैं। अब याद रखिएगा 1970s में अगर बात करते हैं तो 45% थी ये वैल्यू, जो कि रिड्यूस हुई है 21.09% पे। अगेन इंक्रीज हुई तो गवर्नमेंट ने मानने से मना कर दिया। बट स्टिल आंकड़े हैं तो हम बताएंगे, हमें क्रिटिकली इवेल्युएट भी करना होता है। निकाले कैसे गए थे ये आंकड़े, हाउ यू डिटरमाइन 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर,
बाय दिस मेथड, पॉवर्टी हेड काउंट। बीपीएल फैमिलीज कितनी है, टोटल फैमिलीज कितनी है, इनटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। तो समझ में आई ये छोटी सी कहानी कि क्या होता है हमारे पास पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट हमने बात करी कि वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी बता चुका है। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा, लाइक वर्ल्ड बैंक ने हमारे पास बताया कि $1.90 पर डे। इसके कंपैरिजन में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे पास बोला $1.151 पर डे। अगर कोई पर्सन इससे ज्यादा कमा रहा है तो दे आर नो मोर पुअर। कितना होता है, 130-140 रुपए? एक 30 साल का लड़का, आदमी, अगर इतना पैसा कमा रहे तो आप सोच सकते हो कि वो अपना पूरा का पूरा खर्चा निकाल सकते हैं इससे। अरे काकी की हट्टी पे जाके बैठ जाओ, 600-700 रुपए का तो खाने का नॉर्मल बिल आता है। कहाँ गया, कहाँ गया ये चीजें, खत्म। समझ रहे हो? आई थिंक पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। नहीं आया तो आप इसको दोबारा दोबारा देख लीजिएगा, वीडियोस आपको मिल ही जाएंगी, है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंटर डिस्पैरिटी ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन अराइज होंगे यहां से। बहुत छोटे में दिख रहा होगा आपको ये चीज, लेकिन क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं। ठीक है, हम बात करें इंडिया की पॉवर्टी की। इंडिया में पॉवर्टी की बात हम कर रहे हैं। तो कुछ इंडिया जैसा लग रहा होगा ना, थोड़ा बहुत तो लग रहा है ना बस। यहाँ मैंने थोड़ा उसे कर दिया और ज्यादा। ओके, तो अब ये कुछ आपको इंडिया जैसा लग रहा होगा आई थिंक, है जी। ठीक है, मोटा कर लो तुम उसे। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा पतला हो गया, लेकिन कोई नहीं, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे दिखाना है आपको कि क्या कंडीशंस हैं, क्या नहीं है। ठीक है, क्या हो गया ये? हो गया मोटा? अब सही है ना? थोड़ा पता चलाना आ गया मुझे। ओके, नाउ मेरा जो बेसिक कंसर्न है, जो बेसिक थिंग्स है, मेरे को आप, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इनकम डिस्पैरिटी की, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी ऑफ पॉवर्टी की, गरीबी की बात कर रहे हैं हम विद इन अ कंट्री की। तो आपको सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए, द मोस्ट पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया इज बिहार। दैट इज बिहार। बिहार में हमारे पास कितना है, इट इज नियर अबाउट 51.96%। 51.96% जो हमारे पास है, दैट इज पुअर। क्या हो गया ये? 51.96% इज पुअर। पुअर कैसे हमने कैसे निकाली ये परसेंटेज, अभी अभी मैंने बताया आपको पॉवर्टी हेड काउंट किस तरीके से निकाला जाता है। नाउ सेकंड कंडीशन जो हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज, इसके बाद हमारे पास बात होती है झारखंड की। झारखंड के बाद बात होती है यूपी की। एक चीज याद रखिएगा, बिहार की अगर बात करी तो यहाँ पर RISHMENT, नरिशमेंट, मेल नरिशमेंट सबसे ज्यादा है। जबकि अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में हमारे पास सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है चिल्ड्रंस का एंड एडल्ट का। ठीक है, अब कुछ स्टेट्स हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइक फर्स्ट वन इज बिहार, और सेकंड इज झारखंड, थर्ड इज यूपी, फोर्थ इज मध्य प्रदेश, सेकंड एंड फिफ्थ इज मेघालय। ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा,
ये जो मैंने आपको बताया इट्स अ क्रोनोलॉजिकल थिंग्स है ना, क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट्स में मैंने आपको बताया है। हम बात कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की, तो डेट इज 25.01%। 25.01% अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2021। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में आपको चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूं। 10 क्राइटेरियाज होते हैं, जो भी हमारे पास 1/3 फुलफिल नहीं करते दे आर नोन एज मल्टी डायमेंशनली पुअर, और वो पर्सन जो 1/5 नहीं करते दे आर पुअर ऑफ पुअरेस्ट, गरीबों के भी गरीब हैं। आप किस कंडीशन में आते हो आप लगा सकते हो, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि यू आर इन 25.01%, बट ये आपको देखना है कि और कितना हम ज्यादा है। आप ही नहीं, जितने भी हमारे पास मतलब जिनको जॉब नहीं है अभी, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, जिनकी फैमिली इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, वो स्टिल यहाँ पर आते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई। नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ अच्छे स्टेट्स का भी एग्जांपल है। अच्छे स्टेट के एग्जांपल में सबसे पहले आता है केरला। सेकंड हमारे पास आता है गोवा। केरला, गोवा। केरला का याद रखिएगा 0.7%, गोवा का याद रखिएगा 3.96%। परसेंटेज आपको याद रखनी है, केरला, गोवा, सिक्किम। सिक्किम में हमारे पास क्या है, 3.82%। 3.82%। ठीक है। नाउ सिक्किम, तमिलनाडु 4.89%। देन पंजाब, दैट इज 5.59%। देन हिमाचल प्रदेश, इट्स अराउंड 7%। ये है ये वाला एरिया, ठीक है, दैट इज 7%। सो ये है हमारे पास लीस्ट पुअर कंट्री, पुअर स्टेट्स। यहां पर एक और बात आती है, देखो आप सबको पता है कि जो एरिया है ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ये वाला इतना जो इतना भी एरिया है ये वेस्ट बंगाल का, अगेन दे आर पुअर। अब देखो तमिलनाडु में, तमिलनाडु का इतना इनकम है तो नहीं, बट स्टिल वहां पे इतने कम लोग पुअर क्यों हैं। केरला में, आंध्र प्रदेश में इतने कम लोग पुअर क्यों हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से। गवर्नमेंट इन्हें अपलिफ्ट करने के लिए डायरेक्ट इनके खाते में पैसे डाल रही है। आप देखिए केरला में तो आपको पीडीएस सिस्टम के हिसाब से बुक्स भी और कॉपी पेन्स भी मिलते हैं, हमारे स्टेट तो नहीं देता है। तमिलनाडु में आपको पीडीएस सिस्टम में मनी मिलता है, मनी के साथ साथ आपको जो फूड और ग्रेन से सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स अलग चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट किया गया और उसके हिसाब से चीजों को चेंज किया गया, तभी यहाँ पर पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा डिक्लाइंड है। और भी स्टेट्स हैं लाइक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स किए, जितने भी बड़े बड़े भूमाफिया थे वहां से लैंड छीन कर सेंट्रल ने, गवर्नमेंट ने अपने पास रखी और लोगों को डिस्प्यूट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो वहां पर क्या हुआ याद रखिएगा, यहां पर हमारे पास क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स, और यहां पर क्या है, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसको बेटर बनाया तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करा, पर कैपिटा इंक्रीज इंक्रीज किया तो स्टेट इनकम इंक्रीज किया, ये सब कुछ इंक्रीज किया तो पॉवर्टी लाइन डिक्रीज चला गया। सिमिलरली हियर लैंड रिफॉर्म्स किया, लैंड रिफॉर्म्स के बाद हमारे पास लैंड्स को पुअर में बांट दिया गया, जब पुअर में बांटा गया तो अगेन वहां पर इनकम जनरेट होने लग गया। तो ये दो क्राइटेरियाज भी याद रखिएगा कि स्टेट्स किस तरीके से गरीब को अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। चलो यहीं पर एक चीज और देख लीजिए, मैंने अभी अभी आपको एक आंकड़ा बताया कि 1970s में हमारे पास 45% जो पॉपुलेशन थी, जो 45% जनरेशन थी वो पुअर थी। जबकि 2009 की अगर मैं बात करता हूँ सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 0.29% ही कंडीशन पुअर है। ऐसा क्या हुआ इन बीच में, ऐसा क्या हुआ इन 40 सालों के बीच में, याद रखिएगा। फर्स्ट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, सेकेंड इज ग्रीन रेवोल्यूशन, थर्ड इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जैसे 20 पॉइंट प्रोग्राम,
ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम्स के बाद साथ साथ यहाँ पर और भी था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके जस्ट बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इंक्रीज करी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एलपीजी रिफॉर्म्स, देन गुड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। ठीक है। देन यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, यहाँ पर हमारे पास डिस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है 1997 से। ठीक है। और ये हमारे पास पीएसयू 1992 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं हमारी मेजर इंडियन इकोनॉमी में, जिसकी वजह से ये जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये सिर्फ मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चीजों को समझना। ठीक है। हम बात कर रहे हैं, चलो दोनों ही समझाऊंगा मैं यहाँ पर, वर्ल्ड लेवल भी और इंडियन लेवल भी। ठीक है। वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ल्ड लेवल पे हमारे पास क्या है मेनली, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, यूएनडीपी। यूएनडीपी हमारे पास अर्लियर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च करता था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च होने के साथ हमें पता चल जाता था कि कौन देश कितना पुअर हो रखा है। लेकिन इन्होंने अपने एडिशन को रिवाइज किया 2008 9 10 के अराउंड, जहां पर इन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का क्राइटेरिया निकाला। क्यों? इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सिर्फ 3 क्राइटेरियाज थे, पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मल्टी डायमेंशन इंडेक्स में हमारे पास 10 क्राइटेरियाज हैं। तो यहां पर और ज्यादा रिफाइंड तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि हु इज पुअर। अब यहां पर दुनिया के लेवल पे पता चलता है यहां पर, और दुनिया बेस करती है इनकम के ऊपर। ओके। चलो इसके कंपैरिजन में हम बात करते हैं इंडिया की। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में हमारे पास एक बॉडी है डेट इज नोन एज नीति आयोग। आई थिंक मैंने आपको ये सारी के इसका कंस्ट्रक्शन बता रखा है, नीति आयोग का प्लानिंग कमीशन से कैसे चेंज हुआ है सब मैंने आपको बताया हुआ है। नीति आयोग की टास्क फोर्स बनती है। ठीक है। नीति आयोग की टास्क फोर्स बनती है जो कि एनएसएसओ के आंकड़ों के हिसाब से रिफाइन करती है कि हु इज पुअर एंड हु इज नॉट। एनएसएसओ जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर वर्क करता है। नीति आयोग कोई अपना आंकड़े देता है, डेटा देता है, नीति आयोग डेटा एनालाइज करता है, देन रैंकिंग प्रोड्यूस करता है। अब ये है कि किस तरीके से होता है। अब दोबारा समझो इस चीज को कि नीति आयोग कैसे वर्क कर रहा है। इन्होंने तो सिर्फ क्या किया, एक डेटा दिया, डेटा देने के बाद डेटा को डिफाइंड किया इन्होंने, और तब एक न्यू डेटा पब्लिश कर दिया। बट ये जो डेटा है किस चीज के ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। आप कितना कंज्यूम कर रहे हो चीजों, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो चीजों को, ये इस चीज के ऊपर डिफाइन किया जाता है। अब क्या चीज कंज्यूम कर रहे हो, सारे गुड्स एंड सर्विसेज। जो सारे गुड्स हैं उसके लिए हमारे पास होता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। ठीक है। याद रखिएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। एक होता है हमारे पास मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में क्या होता है, 30 डेज, 30 डेज के अंदर जितने भी आप एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल नॉन एसेंशियल थिंग्स यूज करते हो, कंज्यूमर बेस्ड के ऊपर जो फैक्ट्रीज में चीजें बन रही हैं उस प्राइस को लिया जाता है और देखा जाता है कि उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है।
ओके, तो वो प्राइस पिछले प्राइस से कितने ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो और वो लोगों की कितनी कैपेसिटी की उसको खरीद सकते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। टाइम याद रखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन 30 days। ओके, नेक्स्ट इज मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। कोई भी 5 एसेंशियल नॉन एसेंशियल आइटम्स आप उठाएंगे, उनका क्राइटेरिया लेंगे आप 365 days का, कोई भी 5, और ज्यादा देन 5 जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसका लेंगे आप 30 days का डेटा। इनको एनालाइज करेंगे, दैट इज नोन एज मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। गॉट इट? तो ये है इनकी मेथोडोलॉजी। दिस इज मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द नीति आयोग टू फाइंड हु इज पुअर एंड हु इज नॉट। जो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा एनएसएसओ के थ्रू, उस डेटा को डिफाइन करेगी नीति आयोग की टास्क फोर्स, जो कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के ऊपर करेगी। वो चीज वो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड के हिसाब से डिफाइन करेगी और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड के हिसाब से डिफाइन करेगी। गॉट इट? मेथोडोलॉजी समझ में आई आपको? आपको ये समझ में आया कि नीति आयोग काम करता है, रैंकिंग यही चीज हमारे पास निकाल के देता है। आई थॉट अब थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि किस तरीके से इंडिया में पॉवर्टी निकाली जाती है। अभी थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? कोई दिक्कत है इस चीज में? इसको आगे मूव करें। चलो, जिस तरीके से हमारे पास नेशनल इनकम में 1929 से 1925 से लेकर 1929 तक की फर्स्ट सिस्टमेटिक नेशनल इनकम बोला जाता है, सिमिलरली पॉवर्टी के लिए भी कुछ ऐसे ही आंकड़े दिए जाते हैं। पॉवर्टी के लिए भी कुछ ऐसे ही आंकड़े दिए जाते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं चीजों के साथ। सो हिस्ट्री। हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम दादा भाई नौरोजी हमारे पास 1867 में पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, और वहीं पर हमारे पास पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन देते हैं, जो कि स्टार्टिंग में था 16 रुपए से लेकर 35 रुपीज तक का। गॉट इट? नाउ इसके बाद हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमिटी एक्सपर्ट्स बैठते हैं 1962 में। कब? 1962 में प्लानिंग कमिटी एक्सपर्ट बैठते हैं, प्लानिंग कमिटी एक्सपर्ट्स। ओके, ये हमारे पास बोलते हैं कि 20 से 25 रुपए जो पर्सन कमा रहा है फॉर अ ईयर इज नॉट नोन एज पुअर। तो ये चीज है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिक पॉवर्टी लाइन निकाली जाती है, दैट इज दांडेकर एंड नाथ। ठीक है, तो थर्ड टाइम हमारे पास 1971 में निकाली जाती है, ये सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, दांडेकर एंड नाथ के थ्रू। दांडेकर एंड नाथ हमारे पास बोलता है कि जिस भी पर्सन के पास 2000, यहां से कैलोरी बेस स्टार्ट हो जाता है, 2250 कैलोरीज इनटेक करने की कैपेसिटी है, दैट इज नॉट पुअर। कैलोरी बेस्ड, तो यहां से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। ओके, 1971 से। इसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। वाई की आगा कमेटी, जिन्होंने, देख लीजिए, वाई के आगा कमेटी, अगेन हमारे पास 1974, जो हमारे पास रूरल एंड अर्बन के लिए निकालती है। रूरल के लिए 2400 एंड अर्बन के लिए 2100, क्योंकि रूरल एरियाज में ज़्यादा मैन पावर यूज होता है, अर्बन एरियाज में उसके कंपैरिजन में कम यूज होता है। नेक्स्ट इज लखनवाड़ा कमेटी। लखनवाला कमेटी, लखनवाला कमेटी हमारे पास 1989 में यूज होती है। जो इंपॉर्टेंट है लखनवाला कमेटी, क्यों? इन्होंने प्रीवियस कंजप्शन बेस्ड एक्सपेंडिचर को ही माना, ये प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट करी थी। ये दो तो मेजर रीजंस हैं इसके। इसके बाद हमारे पास है कि इन्होंने पहली बार बोला कि स्टेट लेवल पे भी, स्टेट के अंदर पॉवर्टी लाइन का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि स्टेट के अंदर भी पॉवर्टी लाइन हो। और स्टेट को कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दी गई कि वो अपनी पॉवर्टी लाइन से लोगों को कैसे बाहर निकालेगा। तो लखड़वाला कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है तेंदुलकर कमेटी। जैसे मैं अभी आपको तेंदुलकर कमेटी के बारे में बता ही चुका हूं, 2009 4 से लेके 9 तक हमारे पास चलती है तेंदुलकर कमेटी। अगेन
इसका जो मेन बहुत ज्यादा मेन क्राइटेरिया है डेट इज 21.9% लोगों को पुअर इन्होंने घोषित कर दिया। ये तेंदुलकर कमेटी मेनली क्यों बैठी थी? टू डिफाइन अ न्यू मेथोडोलॉजी। पहले हम पैसे के दम पे चल रहे हैं, फिर हम कैलोरी के दम पे चल रहे हैं। अब ये कहने की कोई नया मेथड बनाओ सो डैट कि हम डिफाइन कर पाए कि पुअर एक्चुअली में है कौन। भैया कॉमन बात है कि 2100 कैलोरी अगर आपको इनटेक करना है अर्बन एरियाज में, किसी के भी पास चले जाओ ना, किसी भी गुरुद्वारे के बगल में बैठ जाओ, 2100 क्या, आप तो 10,000 कैलोरीज भी गेन कर लोगे वहां पे। रोज हलवा बन रहा है मूंग की दाल का, घी डला हुआ है, काजू चल रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो क्या आयरनी है? मतलब 10 काजू खा लो, आप गरीबी रेखा से ऊपर पहुंच जाओगे। ये वो कंडीशन हो रखी है। मिल्क केक का एक पीस खा लिया गलती से आपने, तो आप उस दिन गरीबी रेखा से ऊपर पहुंच गए हो। ये वो कंडीशन चल रही हैं। तो इसको सही करने के लिए मेथोडोलॉजी लेकर आए गए। तो मेथोडोलॉजी में हमारे पास क्या बात की गई? रूरल एरियाज में याद रखिएगा 447 रुपीज, 447, जो मैंने पीछे 470 बताया था आपको, डेट इज डेफिनेटली 447 रुपीज। जो रूरल एरियाज में 447 रुपीज कमा रहा है इन अ मंथ, नॉट इन अ डे, इन अ मंथ, आर नोन एज पुअर। उससे कम कमा रहा है तो भी पुअर, उससे ज्यादा कमा रहा है डेट इज अबव पॉवर्टी लाइन। और इन अर्बन एरियाज डेट इज 579। जो इससे ज्यादा ऊपर कमा रहा है डेट इज अबव पॉवर्टी लाइन इन अ मंथ। अगेन याद रखिएगा, इन अ मंथ। कुछ अजीब नहीं लग रहा? इतना तो किसी को भी मिल जाता होगा, भिखारी भी भीख मांगेगा तो इससे ज्यादा मिल जाएगा। पर ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। ठीक है, तो याद रहेगा कि तेंदुलकर कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 447 रुपीज के हिसाब से भी बताया, और साथ में इन्होंने कंजप्शन के हिसाब से भी बताया कि 2100 कंजप्शन करें, साथ में हमारे पास पर दिन, समझ रहे हो, 14 से 18, 14 से 18 रुपए पर दिन कमाए, या फिर 18 से 19 रुपए पर दिन कमाए, तो वो लोग, वो बंदा पुअर नहीं होता। और यहाँ के बंदों को देखो, 20 रुपए की तो सिगरेट पी जाते हैं, है ना। जैसे हैं हमारे यहाँ पर भी बहुत लोग, मतलब सिगरेट ही 20 रुपए की ले रहे हैं, और यहाँ तो पूरे दिन में 20 रुपए कमा रहे हैं, तब जाके वो पर्सन अब पॉवर्टी लाइन जा रहा है। बहुत अजीब अजीब चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर आती है, एस आर हाशिम कमेटी 2010। एच आर हाशिम कमेटी भी हमारे पास मेनली इसीलिए बैठती है कि कौन कौन फैमिलीज बीपीएल हैं। ये देखो, ये मेथोडोलॉजी के लिए बैठा है, यहां पर बैठा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज, कि कौन कौन बीपीएल है। तो इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेड काउंट पॉवर्टी के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, यहां पर उस फॉर्मूले को रिवाइज करने की बात की गई। बट ऑल्दो इन्होंने कुछ रिवाइज नहीं किया, इन्होंने खुद रिकमेंडेशन दे दिया है कि 3 स्टेजेस होनी चाहिए, जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन बीपीएल फैमिलीज हैं कौन नहीं है। 3 स्टेजेस में कुछ इस हिसाब से बोला कि पहली स्टेज ऐसे बनाइए कि कुछ लोग जो इंक्लूड कर रहे हैं बीपीएल में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। सेकेंड स्टेज, वो कुछ पीपल्स जो एक्सक्लूड कर रहे हैं बीपीएल में से वो ऑटोमेटिकली निकल जाए। और थर्ड स्टेज उन्होंने बोली कि एक स्कोरिंग इंडेक्स बनाइए, जिसमें हो कि इतना स्कोर होगा तो दिस फैमिली विल बिकम बीपीएल, इतना स्कोर होगा तो दिस फैमिली विल बिकम एपीएल। तो ये कुछ स्कोरिंग बनाइए। तो ये कमेटी इतनी ज्यादा रिकमेंडेड रही नहीं है, इंपॉर्टेंट रही नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आती है रंगराजन कमेटी, लास्ट। ठीक है, रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी में क्या है मेनली, इन्होंने 29% लोगों को पुअर बता दिया, तो गवर्नमेंट की हवा खिसक गई। ये भी क्यों आई थी? मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करने। याद रहेगा, हिस्ट्री समझ में आई आपको पूरी की पूरी। क्वेश्चन का क्वेश्चन हर जगह से फॉर्मुलेट होंगे, क्वेश्चन आपको कमिटीज को ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए फॉर्मुलेट हो सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। ओके, ये जो मैंने आपको पॉवर्टी एस्टिमेशन बताया ना, ये मैंने साथ साथ आपको इसमें कमिटीज भी बता दी हैं। ये जो कमिटीज लिखी है, लखड़वाला कमेटी, तेंदुलकर, एच आर हसीम,
और रंगराजन, ये मैंने आपको साथ साथ इसी में बता दिया है, ठीक है। सो नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पॉवर्टी को जब निकाला जाता है तो दो चीजें यूज होती है। 1905 से ही हमारे पास लॉरेंट कर्व यूज हो रही है। लॉरेंट कर्व मेनली चीज क्या है? मेनली हमारे पास इनइक्वालिटी को इनडायरेक्ट करने के काम आती है। कितने लोगों के पास कितना रिसोर्सेज बटा हुआ है, अगेन अ काइंड ऑफ पॉवर्टी। इस कमरे में 500 रुपए है, 500 के 500 तुम्हारे पास है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी हुई ना। इक्वालिटी कब होगी? जब दोनों के पास 250 250 रुपए हो। या फिर हो सकता है तुम्हारे पास 300 हो, मेरे पास 200 हो, तब कुछ इस तरीके की कर्व बनेगा। 250 250 होंगे तो हमारे पास इक्वालिटी वाली कर्व बनेगा। अगर बाय चांस तुम्हारे पे ही 500 है तो सिर्फ तुम यहाँ पर इंक्लूड कर जाओगे, मतलब एक ही पर्सन के पास सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो दिस इज दैट कर्व। लॉरेंट कर्व है क्या? कितने रिसोर्सेस बटे हुए हैं कितने पॉपुलेशन में, दैट इज नथिंग बट द लॉरेंट कर्व। लॉरेंट कर्व 1905 से इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। मेनली इट इज अ इनकम वर्सेस हाउस होल्ड ग्राफ। इनकम कितना, अगेन इनकम इज नथिंग बट द रिसोर्सेस, हाउस होल्ड इज नथिंग बट द पॉपुलेशन। ओके, यहां पर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अगर ग्राफ में वैल्यू 1 आ जाता है तो ऑल द इनकम इज अटेन्ड बाय अ पर्सन। 0 आ जाता है, दैट सिंपली मीन्स सारी की सारी जो इनकम है वो लोगों के बीच में प्रॉपरली बटी हुई है। ओके, कोई इतना बड़ा इशू? सिंपल है, याद रहेगा। लॉरेंट कर्व आपसे पूछा जाता है, इट इज अ कर्व टू डिफाइन डैश, या तो पॉवर्टी लिखा हो या फिर लिखा हो इनकम वर्सेस हाउस होल्ड ग्राफ। गॉट इट? नेक्स्ट इज गिनी कॉफिशिएंट। गिनी कॉफिशिएंट भी अगेन कुछ ऐसा सच नहीं है। गिनी कॉफिशिएंट भी हमारे पास लॉरेंट कर्व का ही अपग्रेड वर्जन है। लॉरेंट कर्व में हमने बताया कि इनइक्वालिटी किस हिसाब से डिवाइड होती है। यहाँ पे गिनी कॉफिशिएंट ने इनइक्वालिटी का फॉर्मूला हमें गिवन कर दिया। इनइक्वालिटी का फॉर्मूला दिया क्या है? दैट इज ए अपॉन ए प्लस बी। ए हमारे पास होता है जितने भी पर्सन्स ऊपर हैं लॉरेंट कर्व से, जिनके पास ज्यादा पैसा है, और अपॉन टोटल पर्सन्स इज नोन एज गिनी कॉफिशिएंट। और गिनी कॉफिशिएंट ही वो कॉफिशिएंट है जिससे पता चलता है कि इनकम का डिवीजन किस हिसाब से हुआ है। गॉट इट? तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 0 और 1 के बीच में डिफाइन होता है। 0 होगा तो हमारे पास मैक्सिमम इनइक्वालिटी है, और 1 होगा तो हमारे पास इनइक्वालिटी मैक्सिमम है। तो ये चीज ही यहाँ पर लिखी हुई है। क्वेश्चन बनेंगे गिनी कॉफिशिएंट के फॉर्मूले के ऊपर, लॉरेंट कर्व के ऊपर। गॉट इट? नाउ आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, सारी चीजें समझ में आई हैं। पॉवर्टी वर्टी सारा सब कुछ, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नाउ मेन थिंग, पॉवर्टी क्यों होती है? कल हम एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, अगर जल्दी क्लास मिलती है तो हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इनएम्प्लॉयमेंट की हम बात, सॉरी, इसकी पॉवर्टी की हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्लॉज होता है इसमें पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होना। देखो हमें पता है कि रिसोर्सेज आर सेम, रिसोर्सेज आर सेम, रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, बट पॉपुलेशन अगर ट्रिमेंडसली इंक्रीज करेगा तो प्रेशर विल बी अनलिमिट अल्टीमेटली ऑन द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज करोगे तो ज्यादा लोग उतने रिसोर्सेज का यूज करेंगे, तो पॉवर्टी इंक्रीज करेगी। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि पिछले 45 सालों में हमने अपनी पॉपुलेशन को 17 मिलियन इंक्रीज कर लिया है। रिसोर्सेज आर सेम एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दैट सिंपली मीन्स वी आर बिकम पुअर डे बाय डे। ओके, नेक्स्ट इज लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आप समझ के चलिए कि जगह अगेन रिसोर्सेज सेम है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो नहीं रही है, तो ये भी एक मेजर रीजन होता है गरीबी का, गरीबी आगे बढ़ती चले जाने का। यही रीजन है कि 1967-68 के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हो चुका था, उसके बाद से इंक्रीज करना स्टार्ट किया है पर कैपिटा इनकम। उससे पहले वी आर एक्सट्रीमली पुअर कंट्री।
नाउ इनएफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, लाइक अपनी ह्यूमन कैपिटल को इनसेंसिटिव तरीके से यूज करना, लाइक पीएसयूज को इनसेंसिटिव तरीके से यूज करना, रिसोर्सेज को इनसेंसिटिव तरीके से यूज करना ही हमारे पास गरीबी को न्योता देने वाला कार्य होता है। आप समझिए, अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा बैंक है, एसबीआई जैसा बैंक है, और एसबीआई रिड्यूस कर जाए पॉवर्टी के लिए, एसबीआई चीजों को फंड्स ही ना दे, तो उससे कितनी ज्यादा इनइक्वालिटीज बढ़ जाएंगी। जितनी इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी उसी हिसाब से हमारे पास पॉवर्टी इंडिया में इंक्रीज करती चली जाएगी। नेक्स्ट इज लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे आपको पता है, ऑल दो हम 1991 से लेकर 2017-18 तक की बात करते हैं, वहां पर हमने इंक्रीमेंट करने की बहुत अच्छी कोशिश करी। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया पे इतना पैसा आया कि इंडिया चाहता तो चांद तक सड़क बना सकता था। ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, द हिंदू में इस चीज से कोट किया गया है, ठीक है। तो सड़क बना सकता था। अब वो जो पैसा है कहाँ गया, वी डोंट नो। ओके, सो ये जो चीज है हमारे पास, दैट इज लैक ऑफ लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास इंक्लूड। नेक्स्ट इज प्राइस राइज। मेनली हमारे पास कंट्री में पॉवर्टी बढ़ने का जो मेन रीजन होता है वो था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज नथिंग बट द प्राइस राइज। कितना हमारे पास एक कंडीशन के हिसाब से प्राइस राइज हो रहा है कंडीशंस में, दैट इज नोन एज पॉवर्टी। दैट इंक्लूड्स सम इंस्टेंस ऑफ पॉवर्टी जो जनरेट करती है पॉवर्टी, इट इज प्राइस राइज। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। मेन चीज है अनएम्प्लॉयमेंट होना, खर्चे उतने ही रहने हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, तो भी ये पॉवर्टी ही इंक्रीज कर रहा है। कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप हमारी कंट्री में 19 इवन टुडेज एरा टू आज तक भी हमारे पास कोई इतना ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट नहीं मिला है। जब बूस्ट नहीं मिलेगा तो हमारे पास प्राइवेट नौकरीज नहीं होंगी, नौकरी नहीं होगी तो अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा तभी जॉब्स क्रिएट होंगी, और एंटरप्रेन्योरशिप से ही नेशनल इनकम को इंक्रीज किया जा सकता है। ये चीज आप ऑलरेडी बॉम्बे प्लान में सीख कर आए हैं, विश्वेश्वरैया प्लान में सीख कर आए हैं। नाउ कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन, अब ये होता है हिस्टोरिकल। हमारी कंट्री में जितने रिसोर्सेज थे उनको बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है बाय ब्रिटिशर्स। जितने रिसोर्सेज थे लाइक डायमंड्स, गोल्ड्स, इवन मसालास, जितने भी हमारे पास मसाले थे वो भी हमारे पास एक्सप्लॉइट करके वहां पर लेके गए जाया गया, और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। रिसोर्सेज तो यूज हुए, बदले में उनका कुछ भी इनकम इनकम नहीं आया। तो दैट इज नथिंग बट द colonial exploitation. नेक्स्ट इज द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब देखो, अगर झारखंड उड़ीसा जैसे एरियाज में फेमाइन आता रहता है, या फिर वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश उड़ीसा जैसे एरियाज में साइक्लोन आता रहता है, या फिर बिहार उत्तराखंड जैसे एरियाज में फ्लड आता रहता है, यहाँ पर आने के बाद रीडेवलपमेंट होगा। रीडेवलपमेंट में पैसा तो उतना ही इंक्लूड होगा, बट गवर्नमेंट इंजेक्ट कर नहीं रही है, तो होगा क्या, अल्टीमेटली पुअर पॉवर्टी इंक्रीज करेगी। गॉट इट। जितने भी हमारे पास चीजें होती हैं, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, वो उसके आने के बाद पॉवर्टी इंक्रीज करती चली जाती है, क्योंकि रिफाइन करने में टाइम लगता है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी ट्रैप। इट इज नथिंग बट द विस्कस साइकिल। जो मैंने आपको जनरेशन एंड कोलोनॉजिकल पॉवर्टी बताया है, दैट इज द पॉवर्टी ट्रैप। आई थॉट दिस इज इनफ। सो नेक्स्ट इज द दीज आर द मेथड्स कि हम किस तरीके से पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी तो रिसोर्सेज हमारे पास इंक्रीज कर जाएंगे पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी रिसोर्सेज की। नेक्स्ट इज अगर एम्प्लॉयमेंट सबको पड़े मिलता रहेगा तो सबके पास पैसे रहेंगे। जैसे अमर्त्य सेन कहते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी में, टू रिड्यूस पॉवर्टी एवरीवन शुड बी एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो इंक्रीज करता चली जाएगी चीजें हमारे पास। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनइक्वालिटी अगर हमारे पास रहेगी तो चीजें अच्छी नहीं हो पाएंगी, और करप्शन इंक्रीज करेगा तो भी चीजें अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी देयर।
अगेन मैं कोट करूंगा राजीव गांधी जी को, जिन्होंने बोला 1 रुपए भेजता हूँ तो 85 पैसे गायब हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। तो इस चीज को बेटर बनाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, हर चीज इंटरनेट के एक्सेस पे डाल दी, ई गवर्नेंस करके डाल दी। ओके, नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर। नेक्स्ट इज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पुअर, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज को इंक्रीज करना, स्टेबिलिटी इन द प्राइस राइज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम कर लो भले ही, लेकिन अपने देश में इन्फ्लेशन को विद इन द लिमिट रखो। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा। इन्फ्लेशन नहीं होगा तो प्राइस का राइज नहीं होगा, प्राइस राइज नहीं होगा तो पॉवर्टी इंक्रीज ही नहीं करेगी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे फेमाइन आए, फ्लड आए, लेकिन जो फूड ग्रेन्स के प्राइस थे दे विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट। ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, हम ऑलरेडी डेवलपमेंट की कंडीशंस पे हैं, बट जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो बहुत ही एज ओल्ड है टेक्नोलॉजी के। दुनिया में ऐसे ऐसे ट्रैक्टर हैं जो जोत भी रहे हैं, बो भी रहे हैं और काट भी रहे हैं, और इवन पैक भी कर रहे हैं। इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है। विदेशों में स्टबल को साथ साथ लिवली स्टॉक लिवली स्टॉक के फीड के लिए बना दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, हम उसे बर्न करते हैं। तो इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन द रेट ग्रोथ। जितने स्पीड से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उतनी स्पीड से ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से पॉवर्टी एलिमिनेट हो सकती है। गॉट इट। सो नेक्स्ट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम करेंगे कल। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, कोई हार्ड नहीं था टॉपिक। हार्ड था? ठीक है, तो सी यू सून, सी यू टुमारो।